हाय, दिस इज नीरव चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम रिलैक्सो इंडस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले। अगर आप स्कैम 1992 और हर्षद मेहता सीरीज को देख के इंस्पायर होके स्टॉक मार्केट कर रहे हो, ट्रेडर हो, तो कृपया करके आप इस वीडियो को स्किप कर सकते। यहाँ पे प्राइस की कोई बात होने नहीं वाली, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वाले ही प्लीज इसको देखें क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलैक्सो इंडस्ट्री फुटवेयर सेगमेंट के अंदर बिलोंग करती है। इन शॉर्ट ये कंपनी जूते बनाने के बिजनेस के अंदर है। कंपनी के ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भारत की आबादी एज ऑन डेट 130 करोड़ मानी जाती है और भारत के अंदर पर पर्सन जो कंजम्पशन है शूज का या चप्पल का वो 1.6 पैर है। अगर आप 130 करोड़ को 1.6 पैर से कंजम्पशन को कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसका फिगर आता है 220 करोड़। यानी कि भारत के अंदर एज ऑन डेट 2020 के अकॉर्डिंगली 220 करोड़ पैर जूते पहने जाते हैं इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आबादी भी कंटिन्यूसली 10 या 15% के हिसाब से बढ़ी जा रही है और पर पर्सन जो कंजम्पशन है ना वो भी फिगर धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। यानी कि अराउंड 250 करोड़ पैर का ये बहुत बड़ा मार्केट है। 74,000 करोड़ का मार्केट है। आने वाले समय के अंदर ये 1 लाख करोड़ को मार्केट कैप टच कर जाएगा फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर। 1984 के अंदर रिलैक्सो की शुरुआत हुई थी, फिर 1993 के अंदर इसे पब्लिक लिस्टेड किया गया था। मिस्टर मूलचंद दुआ इसके फाउंडर्स है और राइट नो उसके प्रमोटर्स भी है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर। पहले इनिशियली इन्होंने बाइसिकल से शुरुआत किया था, फिर फुटवेयर के अंदर ट्रेडिंग किया और फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये इन्वॉल्व होते गए। मैंने पर्सनली इसके प्रमोटर के बारे में अगर बताऊँ ना तो मेरे जो पर्सनल 3 से 4 चेकलिस्ट रहते हैं ना वो मैं हर एक कंपनी के ऊपर अप्लाई करता हूँ और देखने का ट्राई करता हूँ, समझने का ट्राई करता हूँ उसके प्रमोटर्स के बारे में, उनके विजन के बारे में, उनके इंटीग्रिटी के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली बोलूँगा कि इनके प्रमोटर के बारे में मैं काफ़ी पॉजिटिव हुआ क्योंकि उनके रिजल्ट बहुत ही सेटिस्फाइड मुझे लगे। इनके जो इंटीग्रिटी थी वो एक एग्जाम्पल आपको एक्सटेंड करता हूँ आपको समझने के लिए। इनकी आप सैलरी देखोगे ना इनके प्रमोटर की पिछले 4-5 सालों से तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना उसमें से अराउंड 10 to 15% ये टेक होम सैलरी लेके जाते हैं। ये एक्चुअली एक इंडिकेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है कि प्रमोटर्स अच्छी सैलरी लेते हैं उनके प्रॉफिट में से और उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा है। यानी कि वो बाकी अदर सेटिंग्स नहीं करते अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है गलत है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो अपफ्रंटली प्रमोटर्स आके बैलेंस शीट के अंदर अपनी सैलरी दिखाते हैं ना वो एक पॉजिटिव होता है इन्वेस्टर्स के लिए। 1995 के अंदर इनकी ग्रोथ स्टोरी की एक्चुअल शुरुआत होती है हवाई चप्पल से। ये हवाई चप्पल के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, मैं पिक्चर भी यहाँ पे डाल रहा हूँ यानी कि आपको पता चले हवाई चप्पल कैसा रहता था। यहाँ से एक्चुअली इनकी ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है। उसके बाद उन्होंने रबर के अंदर, पीयू बेस्ड मटेरियल के अंदर, ईवा मटेरियल के अंदर, फिर शूज़ के अंदर, स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर धीरे धीरे करके अपना पेनिट्रेशन बढ़ाते गए। इनके अलग अलग ब्रांड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है फ्लाइट जो आप पहनते हो, स्पार्क्स जो पहनते हो, बॉस्टन, बाहामास, स्कूलमेट, कैजुअल, स्कीज फंस, ये सब इनकी ब्रांड्स है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ इसे नोट कीजिए। कंपैरिजन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये एक नॉन लेदर बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ये लेदर की कोई भी शूज़ या चप्पल या फुटवेयर नहीं बनाते। जैसे बाटा काम करता है, आपको रिलैक्सो के अंदर कोई भी लेदर की आइटम मिलेगी नहीं। चलिए बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के बारे में। कंपनी के पास एज ऑन डेट 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पे ये फुटवेयर्स बनाते हैं। कंपनी के बोर्ड ने 9वां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन के लिए अप्रूव कर दिया था जो 3 साल के अंदर ऑपरेशन के अंदर आने वाला था। लेकिन एज ऑन डेट हम दिसंबर 2020 के अंदर बात कर रहे, आने वाले 18 महीने के अंदर ये 9वां प्लांट जो भिवाड़ी के अंदर बन रहा है वो भी ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर इनकी ओवरऑल कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो 20 करोड़ पैर ये ईयरली बनाते हैं और पर डे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 7.5 लाख पैर ये बनाते हैं। वीडियो के इनिशियल में मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर 2020 करोड़ पैर का मार्केट है 2020 के। अगर हम बात करते तो पिछले 5 सालों के अंदर रिलैक्सो ने कैसे ग्रो किया, उसके वॉल्यूम, सेल्स के वॉल्यूम कैसे ग्रो है, उसकी फिगर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी के नंबर ऑफ पैर में क्या इंक्रीमेंट आ रहा है 2016 से लेकर 2020 तक के डेटा मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ। आप डेटा का एनालिसिस करोगे ना तो कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रो किया है। 2016 के अंदर अराउंड 13.55 करोड़ पैर ये ईयरली बेचे थे जो बढ़ के 2019-20 में अराउंड 18.39 करोड़ तक पहुंच गया। अगर 2020 के अंदर कोरोना कोविड नहीं होता तो ये फिगर शायद 19 को टच कर जाती, यानी कि
13 से 19 करोड़ तक इन्होंने ग्रोथ दिखा है। बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। चलिए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है और इनका मेन फोकस क्या है। मैं डेटा आपके साथ रखता हूँ, ये एक्चुअली कंपैरिजन है बाटा और रिलैक्सो के बारे में। आप डेटा देखिए ये ईयरली कैसे सेल्स करते, आप डेटा देखोगे ना, बाटा अराउंड ईयरली 4 करोड़ पेयर शूज बेचता है, जहां पे रिलैक्सो अराउंड 18 करोड़ पेयर ऑफ शूज बेचता है। आप देखिए बाटा से अराउंड 4.5 टाइम्स बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन रेवेन्यू देखोगे ना तो बाटा के रेवेन्यू अराउंड 3000 करोड़ है, जहां पे रिलैक्सो के रेवेन्यू अराउंड 2300 करोड़ है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि बाटा से ये 4.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम है, फिर भी इनके रेवेन्यू बाटा से कम है। ये इसलिए इसका आंसर आप देखिए कॉस्ट पर पेयर से आपको मिलेगा। बाटा का कॉस्ट पर पेयर है ना 732 रुपया, जहां पे रिलैक्सो का अराउंड 127 रुपीज है, जो बाटा से बहुत ही कम है। लेकिन आप इंडस्ट्री की एवरेज देखते हो ना, ऑन एन एवरेज तो 327 रुपया है पर पेयर के अंदर इंडिया के अंदर। ये इतना कम क्यों है? रिलैक्सो का 127 रुपया, बाटा से 732 रुपया। और इसका रीजन ये है कि इनका जो फोकस है, इनका जो मेन फोकस है वो मास एरिया के ऊपर है। अराउंड 80% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर मास के अंदर जहाँ पे ये कंपनी मेन फोकस करती है, यहाँ पे इनका टोटल फोकस है। जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही एक्टिव है, वो उसका मार्केट कंटिन्यूसली खा रहा है, इसलिए ये कॉस्ट पर पेयर ज़्यादा है। अब देखिए बाटा का पूरा सेगमेंट प्रीमियम है और इसका पूरा फोकस है ना वो मेनली मास प्रोडक्ट के ऊपर। आप अगर किसी फुटवेयर कंपनी का एनालिसिस करो, ढंग से एनालिसिस करते हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसक्यू रहते हैं। रिलैक्सो के अराउंड 10,000 प्लस एसक्यू है। अभी आपको क्वेश्चन होगा ये एसक्यू क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से अगर आपको समझाऊं तो कोई भी कंपनी के पास अलग अलग ब्रांड्स रहते हैं, वो हर एक ब्रांड के अंदर मेल एंड फीमेल कैटेगरी रहते हैं और हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग उसके आर्टिकल्स रहते हैं और हर एक आर्टिकल के नीचे अलग अलग साइज के सब डिवीजन रहते हैं साइज के अकॉर्डिंगली। इसलिए आपके नंबर ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। रिलैक्सो का एसक्यू अराउंड 10,000 प्लस है। इसे मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही आसान काम नहीं है, इसलिए बहुत ही कम कंपनी ऐसी है जो अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। क्या आपको पता है भारत के अंदर कितने ऐसे पॉइंट है जहां से आप आपके फुटवेयर खरीद सकते हो? अराउंड 85,000 ऐसे इंडिया के अंदर पॉइंट है जहां से आप फुटवेयर खरीद सकते हो। आपके आसपास जो शॉप्स रहते हैं उसको इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, शोरूम को इंक्लूड करके। उसमें से आउट ऑफ 85,000 45,000 प्लेसेस पे आपको रिलैक्सो की प्रोडक्ट मिल सकती है, यानी कि अराउंड 50% प्लेसेस पे रिलैक्सो का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अराउंड 700 से भी ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेल का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। ये एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी, इसलिए नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन है। साउथ में इन्होंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया है काम करने का। मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे अच्छी लगी ना वो IT सर्विस के अंदर, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेल्सफोर्स टूल का जो यूज़ करते हैं ना वो SFDC का। ये सेल्सफोर्स टूल्स की कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत ही कम कंपनी इसे यूटिलाइज करती है। ये एक्चुअली फोरकास्टिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए, कॉर्पोरेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और ये रिलैक्सो इतनी छोटी कंपनी तो भी ये इससे मेंटेन करती है इनके रिटेल नेटवर्क के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4% कंट्रीब्यूशन आता है इनका एक्सपोर्ट से और 10% कंट्रीब्यूशन आता है इनका टोटल ऑनलाइन सेगमेंट से, जो मुझे अगेन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो यूथ है ना वो प्रिफर करता है ऑनलाइन साइट पे जाके अलग अलग वैरायटी देखने का। और यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉस्टिंग बहुत ही कम हो जाता है। ये दोनों जगह पे सेम आपका वो मार्जिन मेंटेन रखते हैं ऑनलाइन के लिए भी। आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब जगह पे आपको इसके अलग अलग आर्टिकल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये डेटा आपको मनी कंट्रोल या किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कंपनी को एनालिसिस करने के टाइम, क्योंकि आपको उसका बिजनेस मॉडल समझना है, ये कितना सस्टेनेबल है और कितना लॉन्ग टर्म उसका लॉन्जेविटी कितना है। आप देखिए बाटा और रिलैक्सो का एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है, दोनों के फिगर मैं आपके सामने रखता हूँ। रिलैक्सो का बजट है ना, उसके आउट ऑफ टोटल 100% रेवेन्यू में से 3.35% इनके बजट है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और अगर आप बाटा का डेटा देखते हो ना 2.52% का है, यानी कि बाटा से भी 1% का ज़्यादा बजट अलोकेशन ये एडवर्टाइजमेंट के पीछे करते। रिसेंटली इन्होंने अक्षय कुमार को स्पार्क्स के लिए ज्वाइन किया था, फिर बहामास के लिए सलमान खान को और फ्लाइट के लिए रणवीर सिंह को। आप देखिए तीनों सुपरस्टार है अपने अपने कैटेगरी के अंदर, वो तीनों सुपरस्टार्स को इन्होंने अपने अलग अलग ब्रांड्स के लिए ज्वाइन किया। ये दिखाता है कंपनी का अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार्स बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देता है। वो लोगों के बीच वो ब्रांड को बड़ा बनाता है और फिर आप उससे
कम धीरे धीरे करके आपके एफिशिएंसी, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ा के और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा के आप लॉन्ग टर्म्स बहुत ही बड़ा बिजनेस बना सकते हो। जब मैं कंपनी के फाइनेंशियल के डेटा देख रहा था ना, बैलेंस शीट को पढ़ रहा था ना पिछले 4-5 साल के, तो उनके कैपेक्स के डेटा जब मैंने देखा ना तो मैं मेस्मराइज हो गया। आउटस्टैंडिंग डेटा था, फेबुलस। आप बोल सकते हो ना कि आपकी कंपनी जो पैसे कमाती है, आरओसी जिसको बोलते हैं, कई लोग फाइनेंशियल वीडियो में एनालिसिस में बोलते हैं कि इसका आरओसी ज़्यादा है, इसका कम है। कंपनी जो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लाती है, उसमें वो क्या करती है, वो रिलैक्सो क्या करते हैं, बाकी कंपनी की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, वो अमाउंट को एक्चुअली डिविडेंड के हिसाब से कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो रहते हैं वो डिविडेंड के हिसाब से बेच देते और बाकी के जो पैसे रहते हैं ना वो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करते। और ये जो री इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी रहती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कैपेसिटी को एक्सपांड करती है, आपके सेल्स को, वॉल्यूम को, आपकी टॉप लाइन को एक्सपांड करती है। मैं पिछले 4-5 साल के डेटा आपको रखता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के। 2016 के अंदर 130 करोड़ का कैपेक्स था इनका, 2017 में अगर 96 करोड़ का, 18 के अंदर 113 करोड़ का, 19 के अंदर 250 करोड़ के आसपास और 20 के अंदर अगेन 95 करोड़ का। एवरी ईयर ये अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बिजनेस से प्रॉफिट आता है उसको फिर से बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते। एवरी ईयर आप देखिए हर एक साल के अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी उसको एनहांस किया है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा किया है, या फिर अपने नए नए स्टोर्स को बढ़ाए, कुछ ना कुछ करके इन्होंने बिजनेस के अंदर फिर से रीइन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है इस कंपनी के अंदर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देख लोगे ना, उनका सेल्स का ग्रोथ कब होता है, जब उनके वॉल्यूम ग्रो होते हैं, वो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचती है वो ग्रो होते हैं, या फिर अगर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचती है वो कांस्टेंट है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, तब जाके आपके सेल्स की ग्रोथ होती है। रिलैक्सो के केस में आप देखोगे ना तो पिछले 4-5 सालों के डेटा आप देखते हो ना, तो उनके जो प्राइस पर पीस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 5-10% का फ्लक्चुएशन है। मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखिए 2016 से लेकर 2020 तक के डेटा देखोगे ना, 127, 125, 130, 135 के आसपास ये इन फिगर घूमे जा रहे हैं। मतलब प्राइस में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, ये पहले 2016 के अंदर अराउंड 13 करोड़ के आसपास पेयर ऑफ शूज बेचते थे, 2020 के अंदर अराउंड 19 करोड़ के आसपास पहुंच गए। इनका जो सेल्स का ग्रोथ है ना टोटली वॉल्यूम ड्रिवन है एक्चुअली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्राइस के बेस पे ग्रोथ नहीं किया, इन्होंने वॉल्यूम बेस के ऊपर ग्रोथ किया है। सेक्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी देता है आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। अगर सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो उसके बहुत ही लेस चांसेस है आपकी कंपनी ग्रो करने के लिए। भारत के अंदर 45% ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट है और 55% स्टैक मार्केट है अनऑर्गेनाइज प्लेयर का, यानी कि बहुत बड़ा अवॉइड है अभी भी फिल करने के लिए। ऑर्गेनाइज प्लेयर के बाद आधे से भी ज्यादा मार्केट अभी भी खाली है। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां ऑर्गेनाइज प्लेयर्स से और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की अगर बात करते हो तो 90% हम जितना भी मैन्युफैक्चर करते हैं ना वो इंडिया में ही हम यूज कर लेते हैं। ओनली 10% हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि वहां पे भी हम एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं आगे जाके। हालांकि इंडिया के भी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली 12 to 15% के हिसाब से ग्रो करे तो हमारा वो भी वॉइड हम ले सकते। जैसे मैंने आपको आगे बताया था ना, हमारा पर पर्सन जो कंजप्शन है वो 1.6 है, कल को जाके वो 2, 3, 4 तक पहुंचता है ना, क्योंकि आपको पता है कि पहले के ज़माने में पहले के ज़माने इन द सेंस 4 से 5 साल पहले पर पर्सन आप देखोगे ना तो 1 या 2 या 3 पैर हम शूज़ रखते थे। आज की डेट में देखो, आप अपने खुद के घर में आपके खुद के देखो, आपके पास 4 से 5 अलग अलग पेयर ऑफ शूज रहेंगे। तो ये जो 1.6 है ना वो फिगर आगे जाके बढ़ने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। जितने भी अच्छे बड़े बड़ी कंट्रीज है उनके फिगर बहुत ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा आप देखोगे ना तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन ओनली 2% है और चाइना का कंट्रीब्यूशन 40% है। यहाँ पे इंडिया अगर गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव देती है, हमारी लेबर कॉस्ट अच्छी है और ऐसी मास प्रोडक्ट कंपनियां बनाती है और अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करें ना, तो एक्सपोर्ट का जो 2% है ना उसको हम आगे जाके और अच्छा कर सकते, बड़ा कर सकते और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि सेक्टर बहुत ही बड़ा है और 72,000 करोड़ का जो वीडियो की इनिशियल में मैंने बोला था 72,000 करोड़ का, ये 2021-2022 में ये 1 लाख करोड़ मार्केट कैप टच कर जाएगा भारत का फुटवेयर इंडस्ट्री, जो बहुत ही बड़ा है एक्चुअली। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार मिलता है वो नए नए काम के लिए मोटिवेशंस मिलता है, नई वीडियो बनाने के लिए और डिगिंग करने के लिए, नई नई कंपनी के लिए। चलिए इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करते, कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट से। नंबर 1 पे आता है डेट फ्री कंपनी। मैंने कंपनी की बैलेंस शीट देखी कंप्लीटली, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट ही नहीं है कंपनी के पास। लेवरेज बिना ये ग्रोथ कर रही है
तो ये क्रिटिकल पॉइंट जैसे पेंडेमिक आते हैं ना, इकोनॉमी स्लो डाउन आता है, तो ऐसी कंपनी और ज़्यादा बड़ी बनती है छोटे छोटे प्लेयर्स के स्टैक को खा के, मार्केट को खा के। तो ये डेट फ्री कंपनी है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर 2 पे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। जैसे आपको आगे मैंने बताया था 55% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद जो छोटे प्लेयर थे और बड़े प्लेयर थे उनके बीच का जो प्राइस का गैप था ना, वो थोड़ा सा थिन हो गया ना। इससे क्या हुआ ना, ऑर्गेनाइज प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा फायदा, उसमें भी पर्टिकुलरली जो कंपनियां मास प्रोडक्ट बनाती ना, उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के साथ। नंबर 3 पे आता है इनका कैपेसिटी। इनका एक्चुअली जो ईयरली कैपेसिटी है ना 20 करोड़ पैर बनाने का, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। इनके जो नियर कंपटीटर है ना, वो बहुत ही पीछे है इनसे। एक्चुअली इनका कैपेसिटी वे लार्जर है एक्चुअली कंपटीशन से, और एवरी ईयर कैपेसिटी को एक्सपांसन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कैपेक्स के अंदर री इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो इनका कैपेसिटी धीरे धीरे करके वो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं ब्रांड रिकॉल का। इनका एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत ही अच्छा है। सुपरस्टार्स को इन्होंने, एक फुटवेयर कंपनी ने इतने सारे सुपरस्टार, एक ही कंपनी ने इतने सारे सुपरस्टार को अलोकेट करके रखा है, तो ब्रांड का जो रिकॉल है ना, इनके फ्लाइट ले लो, स्पार्क्स ले लो, रिलैक्सो ले लो, स्कूलमेट ले लो, सभी का, बोस्टन ले लो, सभी का ब्रांड रिकॉल पब्लिक के अंदर बहुत अच्छा है, जो रिपीटेटिव आपको मार्केट देता है एक्चुअली। और आगे बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, इसके नियर कोई कंपटीशन नहीं है, इतना अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एक्चुअली, और ये इस कंपनी को एडवांटेज देता है। चलिए बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। नंबर 1 पे आता है इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट का मिसिंग होना। इनके पोर्टफोलियो में सब मास मार्केट प्रोडक्ट है, इनके पास हाई मार्जिन वाली कोई प्रोडक्ट नहीं। जैसे आप बाटा देख लो, हुसैन पपीज देख लो, इनके पास बहुत महंगे जूते रहते हैं, इनके पास ऐसे जूते ही नहीं है। एक्चुअली कंपनी की स्ट्रेटेजी मेनली फोकस ही मास के ऊपर करते, लेकिन अगेन हमारे लिए एक पॉइंट है, इनके पास वो मिसिंग है। आप अगर ऐसी कोई कंपनी देख रहे हो, आपको हाई मार्जिन प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो इनके पोर्टफोलियो में वो एक मिसिंग है। नंबर 2 पे आता है नॉन लेदर बेस्ड प्रोडक्ट। इनके पास लेदर की कोई प्रोडक्ट नहीं। बाटा जैसे फोकस करता है लेदर के ऊपर, इनके पास लेदर की कोई प्रोडक्ट नहीं, सब प्लास्टिक, रबर, ईवा के मटेरियल की प्रोडक्ट्स है। और कंपनी ने ऐसा गाइडेंस दिया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम फोकस भी नहीं करने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। नंबर 3 पे आता है फैशन। जैसे आपको पता है कि यूथ और आजकल की जो ट्रेंड्स है ना, वो फैशनेबल ज़्यादा होते जा रहे हैं। इनके पास फैशन क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है। आप देखोगे ना, इनकी वैल्यू फॉर मनी रहती है, इनके जूते लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे फैशनेबल नहीं होते। आजकल लोग फंकी कलर्स, फंकी डिज़ाइंस को ज़्यादा प्रीफर करते, तो इनको और थोड़ा फैशन ओरिएंटेड फोकस से साथ काम करना पड़ेगा। और एक नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं ना, तो इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है, और इनका जो मेन फोकस है ना, वो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया के अंदर ज़्यादा है। अभी वेस्टर्न और साउथ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। मैंने आपको आगे बताया था कि 85,000 पॉइंट है जहाँ पे फुटवेयर मिलते इंडिया के अंदर, उसमें से 45,000 पे इनका प्रेजेंस है। अभी भी 50% इनको काम करना बाकी है, जो कंटिन्यूस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे जाके करेंगे। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल प्रेजेंस इनका इतना अच्छा नहीं है, ये इनको करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल के अंदर हम पिछले 5 साल के डेटा को एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री के डेटा करेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 साल के डेटा को ही एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं श्रोडिंग पैटर्न से। अराउंड 71% स्टेक प्रमोटर के पास है, मिस्टर दुआ की फैमिली के पास है, जो एक अच्छा खासा स्टेक इनके पास है। रेवेन्यू के डेटा देखिए आप, अराउंड 9% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली। फ्लैट ग्रोथ है, एवरी ईयर ये ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेट प्रॉफिट देखिए आप, अराउंड 17% से भी ज़्यादा की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि इनके रेवेन्यू 9% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट 17% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आप देखिए कंपनी ने कितना ज़्यादा एफिशिएंसी से काम किया है, वो इस कंपनी की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की हम यहाँ पे बात करेंगे। 2016 से देखिए 2020 तक के कंटिन्यूसली इनके मार्जिन के अंदर इन्होंने बढ़ोतरी की है। एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर भी, और इनके आपको एक यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि इनकी जो पर पेयर की जो प्राइस है उसमें भी इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, फिर भी इन्होंने धीरे धीरे करके 2020 तक तो 9.40 तक लेके आए अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन को, जो बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के लिए। चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक्सटिंग मी, कनेक्टिंग विथ मी। थैंक यू सो मच।